हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन एंड इमोशंस। आई होप आप सब अच्छे हो। अच्छे नहीं हो तो हो जाओ यार। गाइस, आप लोगों को भी ठंड लग रही है मेरी तरह? एक काम करते हैं, हम लोग टाइम ट्रेवल करते हैं और वांग जी की दुनिया में पहुंचते हैं। वहाँ तो बहुत हैंडसम हैंडसम अल्फा है, किसी ना किसी को पकड़ लेंगे। वो हमें इलाज भी कर देंगे हमारा, और हम लोग उनसे बहुत सारा काम करवाएंगे, बिल्कुल जान की तरह। जान करवाता है ना, वैसे ही। लेकिन छोड़ो, ऐसा हो नहीं सकता। हम हमारी स्टोरी पर आते हैं। ईबो जो जान से बहुत कुछ पूछना चाहता था, इसलिए वो नॉन स्टॉप पूछे जा रहा था। पर तुम्हें कैसे पता, और मेरी माँ ऐसा कैसे कर सकती है? वो कुछ नहीं कर सकती। मैं उनका बेटा हूँ, वो उनके पति हैं। वो अपने पति को कैसे मरवा सकती है? तुम कहना क्या चाहते हो? वो अपनी अपनी ननद को कैसे कुछ हार्म पहुँचवा सकती है? और तुम तो कहीं ना कहीं उनकी रिश्तेदारी में लगे है ना, तो कैसे हो सकता है ये? मैं नहीं मानता, वो नहीं कर सकती ऐसा। विंग ने उसे चुप कराते हुए कहा, ईबो, क्यों ना पहले हम हमारे कमरे में चलें। उसे खींचते हुए वो अपने कमरे में ले गया, दरवाज़ा बंद किया और डायरेक्ट ईबो को बेड पे पटक दिया और कहा, तुम अपना मुंह मेरी माँ के सामने क्यों खोल रहे थे? वांग जी ने कहा, पर जान मेरी बात तो सुनो, पर मुझे जानना है। जान जो कि ईबो के ऊपर आ गया, उसने कहा, क्यों ना कुछ अलग किया जाए आज। ईबो ने कहा, जान तुम क्या कर रहे हो? ईबो ने और भी बहुत कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसके लिप्स तो ब्लॉक कर दिए गए थे जान के लिप्स से। एक लॉन्ग डीप पैशनेट हंग्री किस के बाद में वो दोनों अलग हुए। उन दोनों के माउथ का स्लाइवा एक दूसरे के माउथ के ऊपर लगा हुआ था। ईबो मदहोश हो चुका था सान के इस टच में, सान के इस टीजिंग में। सान ने कहा, ईबो, क्यों ना हम कुछ करें? ईबो ने भी कहा, तुम क्या चाहते हो सान? सान ने कहा, वही जो तुम चाहते हो। फिर सान और ईबो एक दूसरे की पोजीशन को फ्लिप किया। सान नीचे था, ईबो उसके ऊपर था। ईबो ने सबसे पहले जान के फोरहेड पर किस किया, फिर उसकी नोज़ पर, दोनों चीक्स पर, फिर उसके लिप्स पर किस उसने थोड़ा गहरा किया। एक डीप किस के बाद में वो दोनों अलग हुए। ईबो जो उसके लिप्स के ऊपर अपने थंब को फहराते हुए बोल रहा था, सान, तुम हद से ज़्यादा डिलीशियस हो। मन करता है मैं तुम्हें रोज़ खाऊं, ब्रेकफास्ट में, लंच में और डिनर में, तीनों में। सान जिसने कहा, तुमसे मना किसने किया है? तुम मुझे तीनों में खा सकते हो। ईबो ने कुछ देर सान को बड़े ध्यान से देखा, फिर कहा, सान एक बात बताओ, तुम अभी अपने ड्रैगन फॉर्म वाली शक्तियों में हो या फिनिक्स वाली शक्तियों में? सान ने कहा, कोई फ़र्क पड़ता है तुम्हें? ईबो ने कहा, नहीं, फ़र्क नहीं पड़ता, बस मैं जानना चाहता हूँ। सान ने कहा, नहीं, मैं फिनिक्स वाले रूप में तुम्हारे साथ मस्तियाँ नहीं कर सकता। पता नहीं क्यों, पहले ऐसा नहीं था। ईबो ने पूछा, फिर कैसा था? सान ने उसे अपने ऊपर खींचते हुए कहा, तुम अपना काम जारी रखो, मैं बताता रहूँगा। ईबो ने बस एक स्माइल किया, फिर वो सान के नेक पर किस करने लगा। सान मौन भी कर रहा था और ईबो को बहुत कुछ बता भी रहा था। सान ने कहा, शुरुआती दौर में ये फिनिक्स वाली पावर्स मेरे ऊपर असर नहीं करती थी। मुझे मालूम भी नहीं था कि ये मेरे अंदर है। पर धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता गया, मुझे राजपाट की जिम्मेदारियाँ संभालनी पड़ी। वैसे वैसे दोनों हिस्सों में मैं बट गया। एक समय ऐसा था जब मुझे एक कोल्ड पर्सन बन के रहना पड़ता था। उस समय मैं मेरे फिनिक्स वाले अवतार में आ जाता था। बिल्कुल भी हंसना नहीं, मुस्कुराना नहीं, किसी से प्यार से बात करना नहीं। और जब कभी मुझे मौका मिलता था तो मैं ड्रैगन फॉर्म में रहता था। कुछ समय तक तो ऐसा चला। इसके बाद में मैं अपनी शक्तियों पर काबू करना सीख गया। मैं जब चाहे तब फिनिक्स बन सकता था और जब चाहूँ तब ड्रैगन। एक बात ऐसे हो गई कि मेरी फिनिक्स ने मेरे ड्रैगन के ऊपर कब्जा कर लिया। मेरी फिनिक्स वाली शक्तियाँ मेरे ड्रैगन के ऊपर हावी हो गई। वो अपने अंदर दब गया और उसे मैंने अंदर ही कैद कर दिया, क्योंकि उस रूप में मैं सबके साथ मस्ती करता था, खुलकर बातें किया करता था। और मुझे डर था कि कहीं मैं नादानी में अपनी माँ का जिक्र सबके सामने ना कर दूँ, और नादानी में मैं कुछ ऐसा ना कर दूँ जो मुझे नहीं करना चाहिए, जैसा कि मेरी माँ ने किया था। ईबो थोड़ा सा उदास हो गया। उसने सान के नेक को छोड़ दिया। सान ने कहा, ईबो। ईबो ने कहा, तुम इतनी इमोशनल बातें करोगे तो मुझसे नहीं होगा। ईबो सान के ऊपर से हट गया। ईबो ने उसे फिर से पकड़ा, अपने ऊपर खींचा और कहा, ठीक है, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। अभी हमारा काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उस बातों से भी ज़्यादा ज़रूरी है। ईबो ने कहा, वही तो मैं कह रहा हूँ, और मैं अपनी प्री रट में हूँ। सान, मेरे साथ इतना जुल्म मत करो। अब बिल्कुल भी आवाज़ मत करना और कुछ भी बोलने की हिम्मत मत करना। सान ने कहा, ठीक है ठीक है ठीक है। ईबो फिर से सान के नेक पर आया और वहाँ उससे वाइल्डली किस करने लगा। जब ईबो को महसूस हुआ कि सान मौन कर रहा है, तो ईबो ने ज़ोर से सान के नेक पर बाइट किया। सान ने कहा, आउच! ईबो, तुम क्या डॉग हो? मुझे काट क्यों रहे हो? ईबो ने कहा, मैंने कहा था ना आवाज़ मत करना, तुमने आवाज़ क्यों किया?
सान ने कहा, ईबो वो आवाज़ ऐसी है जो मैं रोक नहीं सकता, लेकिन अगर तुम चाहते हो तो मेरा मुंह बंद कर दो। ईबो ने पूरी तरह से अब जान के नेक को छोड़ करके उसके लिप्स के ऊपर आया और वहाँ उसे किस करने लगा। एक डीप एंड हंग्री किस के बाद में ईबो उससे दूर हुआ और कहा, अगर तुमने फिर से कोई आवाज़ की ना तो इस बार मैं पनिश करूँगा। सान ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं भी तो यही चाहता हूँ कि तुम मुझे पनिश करो, जितना चाहे उतना, और इसमें मैं तुम्हारी खुद मदद करूँगा। वो दोनों एक दूसरे में जैसे खो गए थे। सान खुद था जो इनिशिएटिव ले रहा था। सान ने फिर से ईबो को लिप पर किस किया। ईबो सोच रहा था कि वो बोर क्यों नहीं होता है सान को किस करते करते। सान जिसने देखा कि ईबो तो अपनी सोच में मग्न है, सान उससे थोड़ा दूर हुआ और कहा, थोड़ा चिढ़ते हुए, ईबो तुम कर क्या रहे हो। ईबो के हाथ सान की बॉडी पर घूम रहे थे। सान मौन भी कर रहा था और इरिटेटेड भी फील कर रहा था। ईबो ने कहा, सान एक बात समझ नहीं आती, मैं तुम्हें कितनी बार किस कर चुका हूँ, फिर भी जब भी करता हूँ तब एक नया एहसास होता है। हर बार मेरे स्टमक में तितलियाँ उड़ती हैं। हर बार मुझे वही सेम खुशी का एहसास होता है। ऐसा क्यों। सान ने कहा, तुम भी ना, मे बी इसलिए क्योंकि तुम मुझसे प्यार करते हो। ईबो ने कहा, वो तो मैं बहुत ज़्यादा करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें ये प्यार आज साबित कर दूँ। सान ने कहा, बिल्कुल, क्यों नहीं, तुम्हें परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ईबो फिर सान के पूरे चेस्ट पर किस करने लगा। वहाँ से वो बाइट भी कर रहा था, बिल्कुल हल्के से, जिससे सान मौन किया जा रहा था। सान इतनी बुरी हालत हो गई थी सान की कि अब उससे मौन भी नहीं हो पा रहा था। उसके गले में जैसे उसकी आवाज़ अटक के रह गई थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे क्योंकि प्लेजर का लेवल बहुत ज़्यादा हाई था। ईबो अभी भी नहीं रोका था। वो उसके साथ फोर प्ले किए जा रहा था और सान उससे रिक्वेस्ट कर रहा था कि वो इंटीमेट हो जाए। पर शायद ईबो का आज इतने जल्दी सान को छोड़ने का इरादा था नहीं, इसलिए सान को और भी ज़्यादा परेशान करने के लिए उसने अपने टंग से ही सान को प्रिपेयर करना स्टार्ट किया, जो कि वो ऑलरेडी था। सान की पूरी बॉडी शिवर कर रही थी, पूरी काँप रही थी। ऐसा लग रहा था सान को कि अब वो प्लेजर की वजह से मर ही जाएगा, उसका दिल फट के बाहर आ जाएगा। उसकी धड़कनों की आवाज़ ईबो को तक साफ साफ सुनाई दे रही थी। उस कमरे में उनकी स्किन स्लैपिंग की आवाज़ें, उनकी मॉर्निंग की आवाज़ें और उनकी दो धड़कनों की आवाज़ें गूंज रही थी। फाइनली ईबो ने सान को वो दिया जो सान डिमांड कर रहा था, और इतना दिया कि सान को अपने प्यार से पूरा भर दिया। एक लंबे हॉट सेशन के बाद में वो दोनों वहीं बेड पर गिर गए। ईबो जो कि थक गया था, उसकी पूरी बॉडी पसीने से लथपथ थी। सान का भी वही हाल था, सान के पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। वो दोनों गहरी गहरी सांसें ले रहे थे लेकिन खुश थे। दोनों एक दूसरे की तरफ मुस्कुराते हुए देख रहे थे। ईबो सान के पास आया, उसके लिप्स पर एक छोटा सा पैक किया। सान ने कहा, ईबो। ईबो ने भी कहा, बोलो। सान ने उससे कहा, मैं शुक्रगुजार हूँ भगवान के लिए कि उन्होंने तुम्हें मेरी ज़िंदगी में भेजा, मैं बहुत खुश हूँ। ईबो ने मुस्कुराया और कहा, मैं भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने तुम्हें मेरी लाइफ में भेजा। अगर ऐसा नहीं होता तो पता नहीं मेरा क्या होता। हाँ, आज भी मैं वही बिगड़ा हुआ लड़का रहता। सान ने कहा, तुम बिगड़े हुए कभी थे भी नहीं। अगर सान फिर चुप हो गया। थोड़ी देर साइलेंस के बाद ईबो ने मुस्कुराते हुए कहा, छोड़ो ना सान, वैसे एक बात बताओ, यानली वो मुझे दिखी नहीं ज़्यादा, यहाँ आने से पहले कहाँ गई है वो। सान ने कहा, वो तुमसे मिलने के बाद तुरंत ही इंसानी दुनिया की तरफ निकल गई। उसका मैं क्या करूँ ईबो, वो वहाँ जाती रहती है, अक्सर जाती रहती है। उसे रोको, रुकती भी नहीं है, बहाना बना के जाती है या फिर चुपके से निकल जाती है। कई बार तो मैंने उसे कमरे में बंद करवाया है, इसके बावजूद भी निकल जाती है। ईबो ने ऐसे ही मजाक मजाक में कह दिया, हाँ हो सकता है कि उसे कोई पसंद हो, जैसे कि मैं तुमसे मिलने के लिए आ जाता था। चुप कर। सान की आंखें एकदम ब्राइट हो गई। उसने कहा, ईबो तुम्हें कैसे पता। ईबो ने कहा, क्या मुझे क्या पता है। सान ने कहा, तुम्हें कैसे पता कि यानली किसी से प्यार कर सकती होती है। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं। क्या उसे इंसान से प्यार हो गया है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो तो एक परी है, वो कैसे एक इंसान से प्यार कर सकती है। ईबो ने कहा, जान तुम भी ना, मैं भी तो एक कल्टीवेटर था, फिर भी तुमने मुझे पसंद किया था ना। अगर मान लो मैं एक ड्रैगन नहीं होता, मैं एक कल्टीवेटर भी नहीं होता, एक आम नॉर्मल ह्यूमन होता, तो क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते। सान ने कहा, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ डम्बो, तुम अगर ह्यूमन होते या कुछ भी हो, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ईबो ने भी कहा, तो तुम्हारी बहन को भी नहीं पढ़ना चाहिए कि उसका मेट या उसका बिलव्ड पर्सन कौन है, उसके पास शक्तियाँ हैं या नहीं हैं, इससे कोई अंतर नहीं आता है। दोबारा से ईबो सान के ऊपर आते हुए बोला, पर हम अभी उनकी बात कर ही क्यों रहे हैं, अभी हमारा समय है,
हमें एक दूसरे के साथ बिताना चाहिए। ये पल सिर्फ हमारे हैं, सिर्फ हमारे। ईवो जो दोबारा से सान को किस करने लगा था, उसके स्वॉलन लिप्स अब दर्द करने लगे थे, फिर भी सान ईवो को नहीं रोक रहा था। ईवो ने बहुत अच्छी कारीगरी की थी सान की बॉडी पर। हर जगह पर एक अलग तरह की हिकी बनाई थी उसने, अलग तरह का मार्क था, पर ये मार्क सान को और ज़्यादा खूबसूरत बना रहे थे ईवो की नज़रों में। ईवो जिसे एक शरारत सूझी तो उसने सान को वहाँ बाइट किया जहाँ सबको दिखाई दे जाएगा। सान अपने कपड़ों से भी उसे नहीं छुपा सकता। सान की नेक पर, जो कि पूरी तरह से एक्सपोज्ड होगा, सान ने कहा, ईवो ये तुमने क्या किया? ईवो ने कहा, जो मेरा है वो मेरा है, मैं उसे कहीं भी बाइट करूँ। अब मैं पब्लिक का सोचकर तो तुम्हें बाइट नहीं करूँगा ना, मेरी जहाँ मर्जी है वहाँ करूँगा। तो सान ने भी ईवो को धक्का दिया, उसके ऊपर आया, उसके बिल्कुल स्टमक पे बैठ गया और कहा, ऐसी बात है। सान लीन हुआ और ईवो को बिल्कुल वहीं पर मार्क किया जहाँ पर ईवो ने उसे मार्क किया है। ईवो हंसने लगा, उसने कहा, ये देखो। लिटिल खरगोश को तो गुस्सा आ गया। सान जो कि और ज़्यादा चिढ़ गया, उसने कहा, खरगोश? कौन खरगोश? मैं एक ड्रैगन प्रिंस हूँ और एक फीनिक्स किंग हूँ, तो तुम मुझे खरगोश कैसे बोल सकते हो? ईवो ने कहा, ओहो हो, ड्रैगन प्रिंस, फीनिक्स किंग, मैं समझ गया, पर तुम दिखते खरगोश की तरह हो, एकदम वाइट, और तुम्हारे बनी थी देखो। सान ने एकदम चिढ़ गया था, उसने कहा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ईवो जिसने दोबारा से उन दोनों की पोजीशन को फ्लिप किया, सान के दोनों हाथों को पकड़ा, उसके सर के ऊपर पिन कर दिया और कहा, तुम क्या करोगे बनी बॉय? ये बनी सुनकर ना सान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उसने कहा, मैं खरगोश नहीं हूँ, समझे? ईवो जिसने सान की तरफ लीन होते हुए कहा, अच्छा तो तुम क्या हो सान? सान ने कहा, मैं सान कुछ बोल ही नहीं पा रहा था क्योंकि ईवो अपने सेंट को बहुत ज़्यादा मात्रा में रिलीज़ किया जा रहा था, और सान ईवो का ओमेगा है तो ऑब्वियसली उस पर उसका असर होगा। उस पर बहुत बुरा असर हो रहा था। सान की आंखें नशे में डूबती जा रही थी, उसकी आंखों का कलर बदल रहा था। सान को देखा ईवो की आंखों का कलर भी बदल रहा है, इसका मतलब ये है कि ईवो अपनी रट में है, तो अगर वो रोकना भी चाहे तब भी ईवो रोकेगा नहीं। और क्या सान उसको रोकना चाहता है? बिल्कुल भी नहीं। सान और ईवो उस रात बहुत देर तक इंटीमेट होते रहे। सुबह के लगभग 10 बजे वो दोनों सोए थे। उनके लगभग 21 राउंड्स जाने के बाद वो दोनों आराम कर रहे थे, और बाहर का नज़ारा वो लोग भूल ही गए थे कि उनकी दोनों माँओं ने ये शेमलेस हरकतें उन लोगों की सुन ली होंगी, क्योंकि वो लोग रात में बहुत ज़्यादा लाउड थे। रात में अगर सुनी भी ना हो तो दिन के समय तो पक्का सुन ली होंगी। अगली बार जब ईवो उठा तो वो अंगड़ाइयाँ लेते हुए उठा। उसने अपने चारों तरफ देखा तो चारों तरफ का माहौल तो बहुत अलग था। उन दोनों ने रात में जितनी शेमलेस हरकतें की थी उसकी वजह से बहुत सारा सामान टूट करके बिखर गया था, पर अभी तो सब कुछ सही सलामत रखा हुआ है। बहुत सारे फ्लावर पॉट्स उन्होंने तोड़ दिए थे, टेबल का कबाड़ा कर दिया था, उनका तो बेड भी टूट गया था, पर अभी तो सब सही सलामत है। उसने अपने कपड़ों को देखा, उसके कपड़े भी बिल्कुल सही हैं। वो तो ऐसा लग रहा है कि उसने नहाया हो। उसने सान की तरफ देखा, सान खुद भी एक गहरी नींद में था, लेकिन वो भी पूरी तरह से क्लीन था, उनका बेड भी क्लीन था। ईवो सोच रहा था, क्या वो सपना देख रहा था रात को, जो वो इतनी बुरी तरह से वाइडली इंटीमेट हो रहे थे? कहीं वो ऐसा सपना भी देख सकता है? ईवो जैसे ही रात के बारे में सोच रहा था, वो एक्साइटेड होता जा रहा था, वो हार्ड हो रहा था। ईवो अनजाने में ही सान को टच करने लगा, सान के बैक पर रब करने लगा, उसके स्टमक पर अपने हाथों को घुमाने लगा। सान जो कि इस बात से थोड़ा चिढ़ गया था क्योंकि रात में ईवो ने उसे बहुत ज़्यादा परेशान किया है। सान अपनी आंखों खोल करके ईवो को देखने लगा। उसने पहले ईवो को देखा, फिर खुद को देखा, फिर उसने सोचा कि ईवो ने उसे क्लीन कर दिया है। सान जो कि ईवो के ऊपर एकदम चढ़ गया, उसने कहा, ईवो तुम कितने अच्छे हस्बैंड हो ना, तुमने देखो पहले उठ भी गए और सारा मैस क्लियर भी कर दिया, हमारी माँ को तो कुछ पता भी नहीं चलेगा। तभी किसी की आवाज़ आई, बात तो सही है, किसी को पता नहीं चलता, लेकिन तुम लोग आवाज़ करना बंद करो तब ना। सान और ईवो दोनों का चेहरा एकदम टमाटर की तरह लाल हो गया था। वहाँ पर सान की माँ खड़ी थी और पीछे ही ईवो की माँ खड़ी थी, जिनके हाथ में फूड ट्रे थी। वो दोनों रूम के अंदर आई मुस्कुराते हुए। फूड ट्रे को उन्होंने वहीं टेबल पर रखा और सान की तरफ मुड़ते हुए कहा, सान मुझे तुमसे तो ये उम्मीद नहीं थी, तुम अपनी माँ के घर पर हो, इसके बावजूद हाँ कम से कम कोई तावीज़ लगा लेते या फिर कोई तालिस्मान जिससे तुम्हारी आवाज़ें बाहर ना जाएं और हमें वो शेमलेस आवाज़ें बंद करने के लिए नहाना पड़े। सान की नज़रें झुकी हुई थी। ईवो खुद भी शर्मा रहा था, उसी का मन कर रहा था कि वो यहाँ से तुरंत भाग जाए। सान सोच रहा था कि वो इतना ज़्यादा स्टूपिड कैसे हो सकता है, उसने ये सब कुछ क्यों नहीं सोचा। फिर उसे कुछ और याद आया कि वो लोग ड्रैगन किंगडम में भी तो यही करते थे। ओह शिट, मतलब वहाँ के लोगों ने भी उनकी सारी शेमलेस आवाज़ें सुन रखी हैं।
उसने ईबो की तरफ देखा। ईबो का सर नीचे झुका हुआ था। ईबो के मन में था कि उसने सारी जगह पर नाक कटा के रख दी है। यहाँ फीनिक्स किंगडम में भी और वहाँ ड्रैगन किंगडम में भी सब लोग उसे बीस्ट समझते हैं, क्योंकि सान की मॉर्निंग की आवाज़ें हर जगह गूंजती रहती हैं। ईबो ने कुछ महसूस किया, फिर उसने कहा, मेरी सेंट। सान की मदर ने कहा, तुम्हारी सेंट को हम लोगों ने ब्लॉक कर दिया है, वो तुम दोनों तक ही सीमित है, हम तक नहीं आएगी, इसलिए चिंता मत करो। और इस रूम में भी हमने एक बैरियर लगाया है, तुम दोनों अपनी हीट और रात यहाँ बिता सकते हो। ऐसा बोलते हुए वो मुस्कुरा रही थी। एक टीजिंग स्माइल थी वो, कि वो दोनों को टीज करना चाहती हैं। पीछे से परी माँ, जो कि ईबो की माँ है, वो भी बोल पड़ी, बात तो सही है, तुम दोनों यहाँ रहोगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा, आराम से अपनी हीट और रात गुजारना। सन को सच में बहुत ज़्यादा शाय फील हो रहा था। उसका सच में मन कर रहा था कि वो यहाँ से उठ के भाग जाए। वो खड़ा हुआ और वहाँ से जाने लगा, पर ईबो ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, जी माँ, हम 7 दिन तक यहीं रहेंगे। सान ने तुरंत कहा, नहीं, हम नहीं रह सकते, मुझे राजपाट का काम भी संभालना है, मैं यहाँ कैसे रह सकता हूँ। सान की माँ ने कहा, मैंने तुम्हारी आंटी से बात कर ली है, वो सब संभाल लेगी, तो तुम चुपचाप यहीं बैठे रहो, और खबरदार जो कमरे से बाहर निकले तो इस हालत में बाहर जाओगे। तुम्हें एहसास भी है तुम किस हालत में हो। सान ने कहा, मैं किस हालत में हूँ, मैं ठीक तो हूँ। उसकी माँ ने उसे डांटते हुए कहा, तुम अपनी हीट में हो, तुम्हें इतना भी एहसास नहीं है, तुम्हारी हीट की डेट करीब आ रही थी, तुम्हें यह भी नहीं पता। सान, जो कि ये सब कुछ सच में भूल गया था, उसकी हीट की डेट करीब तो आ रही थी, पर वो शायद ट्रिगर हो गई है ईबो की रट की वजह से। सान की माँ, ईबो की माँ ने दोनों को अपने हाथों से ब्रेकफास्ट खिलाया और वो दोनों वहाँ से चली गई। अब जान में और वीबो कमरे में अकेले थे। सान ने कुछ सोचा और फिर कहा, क्यों ना हम लोग इंसानी की दुनिया में चले। ईबो, क्या कहते हो। ईबो ने कहा, सान, तुम्हारा दिमाग सच में ख़राब हो गया है, हम इस हालत में कहीं नहीं जा सकते, मैंने मना किया है। अगर हम इंसानों की दुनिया में इस हालत में गए तो तुम्हें पता है ना क्या हो सकता है। सान ने कहा, मैं समझ गया, पर हम लोग ना इस समय के बाद ज़रूर चलेंगे। ईबो ने भी हाँ में भर दी। फिर बाकी के 7 दिन उन्होंने उसी जगह पर बिताए, उस जादुई दुनिया में जहाँ वो अपनी माँ के साथ थे। दोनों ने बहुत मजाक मस्ती भी की, अपनी माँओं के साथ में अच्छा समय बिताया। रात में बहुत ज़्यादा प्यार किया एक दूसरे से, कि इतना कि सुबह सुबह उन दोनों को उठने की भी हिम्मत नहीं हो पाती थी। वो दोनों थे तो बहुत ज़्यादा पावरफुल, अपनी शक्तियों से एक दूसरे को हील कर सकते थे। इसके बावजूद भी उन्हें बिस्तर में पड़े रहना कुछ ज़्यादा ही पसंद आने लगा था। वो दोनों जैसे आलसी हो गए थे। एक हफ्ते बाद अब उन दोनों के वापस जाने का समय था। वो दोनों फीनिक्स किंगडम में वापस जाने वाले थे। सान, जो कि ईबो के साथ था, ईबो खुद भी वहाँ से जाना चाहता नहीं था, पर उन्हें जाना तो पड़ेगा। वो दोनों उस दुनिया से बाहर आते हुए अपनी माँ के गले लगे। वहाँ से आए और डायरेक्ट ही चैंग के पास गए। चैंग जैसे कि सान के पीछे पड़ने वाला था, उसने कहा, महाराज, आपको नहीं लगता कि आपको इतने लंबे समय तक गायब नहीं होना चाहिए। आप इस साल में कितनी बार गायब हो चुके हैं। पिछली बार डायरेक्ट 2 महीनों के लिए और फिर 1 हफ्ते के लिए, फिर अब फिर से आप 1 हफ्ते के लिए गायब हो गए थे। क्या आपके राजपाट को मैं संभालूं? सान, जो कि अभी अपने ड्रैगन रूप में था, उसने कहा, चैंग, तुम भी ना, तुम संभाल सकते हो तो संभाल लो। चैंग ने कहा, जान, ये तुम हो, मैं क्या करूं, तुम ही समझाओ अपने अंदर की उस फीनिक्स अल्फा को, वो समझता ही नहीं है, ऐसे कैसे गायब हो सकते तुम। सान ने कहा, तुम भी ना, वैसे मैं अभी आया हूँ, मुझे आराम करने की ज़रूरत है और तुम मुझे डांट रहे हो। वैसे अभी तो सुबह सुबह है ना, दरबार का समय हो रहा है, चलो आज मैं दरबार लेता हूँ। चैंग जिसने तुरंत कहा, बिल्कुल नहीं, तुम दरबार नहीं ले सकते। तुम्हारे दरबार में जाने का मतलब है किसी न किसी की शामत आने वाली है, किसी न किसी को तुम दंड ज़रूर दे दोगे, इसलिए बिल्कुल भी नहीं, तुम मत जाओ। सान ने पाउट बनाते हुए कहा, ईबो, तुम बोलो ना, मुझे साथ ले चले, मैं कुछ भी गड़बड़ नहीं करूँगा, आई प्रॉमिस। सान ने अपनी 3 उंगलियों को अपने सर पर उठा के रख दिया। ईबो ने कहा, चलने दो ना चैंग, वैसे भी उसने कहा ना वो कोई गड़बड़ नहीं करेगा। चैंग ने कहा, तुम्हें पता नहीं है ये कितनी गड़बड़ करता है। इसके अंदर का फीनिक्स जो है ना, बहुत ज़्यादा समझदार है और ये उतना ही ज़्यादा नादान है, या कहूँ बेवकूफ़ है, निहायती बेवकूफ़। ईबो को ये बात शायद अच्छी नहीं लगी। सान तो मुस्कुरा रहा था, पर ईबो को इस बात से चिढ़ मच गई। उसने कहा, सान बेवकूफ़ नहीं है, वो दुनिया का सबसे समझदार इंसान है। चैंग को जैसे झटका लगा कि वो तो हमेशा सान को ऐसे ही परेशान करता है, इससे क्या हुआ। फिर चैंग ने कुछ नहीं कहा। ईबो सान को खींचते हुए दरबार में ले गया। वो दोनों दरबार में हमेशा की तरह एंट्री करे आराम से और जा करके थ्रोन पर बैठ गए। ईबो उसके साथ था। एक मंत्री तुरंत उठ के आया। उसने कहा, महाराज,
मैं जानता हूँ मुझे आपके सामने बोलने का अधिकार नहीं है, फिर भी हम इनको अपना नहीं सकते। आप जानते हैं ये ड्रैगन प्रिंस हैं और ड्रैगन किंगडम से हैं, हम इन्हें अपना नहीं सकते। अब कैसे इन्हें स्वीकार कर सकते हैं? इन्हें या तो हमारे क्लान से निकाल दीजिए या फिर इन्हें उसी गांव में भेज दीजिए जिसमें हम सारे ड्रैगन्स को बंद करके रखते हैं। सान ने कहा, हम ड्रैगन्स को बंद करके नहीं रखते हैं, हम उन्हें वहाँ पर रहने की आज़ादी देते हैं। और रही बात उन्हें बाहर ना जाने देने की, तो हम नहीं जाने देते क्योंकि वो हमारे मामले को जान जाते हैं। और रही बात मेरे मेट की, तो मेरा मेट अलग इंसान है, भले वो प्रिंस ही क्यों ना हो, वो भी ड्रैगन किंगडम का, लेकिन वो यहीं रहेगा और ये मेरी आज्ञा है। चैंग ने तो अपना सर पकड़ लिया था कि ईजान क्या बके जा रहा है, उसे आज्ञा नहीं देनी है, वो कभी आज्ञा नहीं देता है किसी को। सच में आज तो ईजान मरवा देगा। और हुआ ये भी। वहाँ पर कुछ लोग और खड़े हो गए, उन्होंने कहा, महाराज आप? फिर ईजान ने कहा, देखिए मैंने हमेशा सब लोगों के लिए बहुत कुछ किया है, अगर एक इंसान मुझे खुश रख सकता है तो आप लोग क्या उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते क्योंकि वो प्रिंस है? इसलिए ये बताइए, जब वो सब कुछ हुआ था तभी वो कितने साल का होगा? एक बच्चा होगा, उसकी उम्र मुझसे भी कम है। तो आप बताइए कि इसमें उसकी क्या गलती है? सब लोग जैसे चुप हो गए थे और चैंग हैरान था कि ईजान इतनी समझदारी की बातें भी कर सकता है। सान्याय कहा, अगर ऐसा किंगडम है जो मेरी बातों को मान सम्मान नहीं दे सकता, या कहो मेरी इच्छाओं का सम्मान नहीं कर सकता, मुझे खुश रहते हुए नहीं देख सकता, क्या फ़ायदा मेरा राजा बनने का? क्या सब लोग यही चाहते हो कि मैं दुखी हो जाऊं? अगर ऐसा चाहते हो तो मैं अभी ईबो को यहाँ से निकाल दूंगा और कभी भी मुड़कर उसकी तरफ नहीं देखूंगा। अब शौक होने की बारी ईबो की थी। ईबो शौक में था, उसे तो समझ नहीं आ रहा था ईजान क्या बोल रहा है, और किसी एक ने भी उसके खिलाफ आवाज़ उठा दी तो नहीं, ईबो को तो यहाँ से निकलना पड़ेगा, ईजान फिर उससे कभी भी नहीं मिलेगा। पर शायद ये लक ही था जो किसी ने भी आवाज़ नहीं उठाई। वही मंत्री जो कुछ देर पहले ईबो को अपोज कर रहा था, उसने कहा, जैसी आपकी इच्छा महाराज, हम आपकी इच्छा का पालन करेंगे। जिसमें आपकी खुशी है उसमें सारा किंगडम खुश है। इसके बाद कुछ और मामले हुए जिन्हें ईजान ने बड़ी समझदारी से हैंडल किया, बिल्कुल अपने फिनिश की तरह। बाद में जब वो लोग दरबार से निकल के आए, चैंग ने कहा, ईजान तुम तो बहुत समझदार हो, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि तुम इतनी समझदारी वाली बातें भी कर सकते हो। ईजान ने चैंग की तरफ गुस्से में देखा और कहा, तुमसे किसने कहा था उसे दरबार में लेकर आने के लिए? मेरी वो शक्तियाँ कमज़ोर हैं, वो अच्छी तरीके से बड़ा नहीं हुआ है। मेरे अंदर का ड्रैगन अभी एक बच्चा है, नादान है, वो कभी भी कुछ भी बोल सकता है। तुम्हें उसे दरबार में नहीं लेके जाना चाहिए था। चैंग जैसे अपनी जगह पर फ्रीज हो गया था। ईबो तो समझ ही नहीं पा रहा था कि ये क्या हुआ। ईबो सोच रहा था कि कब ये ड्रैगन होता है, कब फीनिक्स होता है, मुझे पता क्यों नहीं चलता है। ईबो की तरफ अब ईजान ने देखा और कहा, और तुम उसे अपना मेट कहते हो। जब वो सब कुछ बोल रहा था तब उसे रोक नहीं सकते थे, वो सब कुछ बिगाड़ने वाला था आज। ईबो ने कहा, पर उसने कहाँ कुछ बिगाड़ा है, वो तो बस सबको आज्ञा दे रहा था। ईजान ने कहा, राजा आज्ञा देने के लिए नहीं होते हैं, निवेदन करने के लिए होते हैं। मैं राजा इसलिए हूँ क्योंकि मेरे पास प्रजा है, अगर प्रजा ही नहीं होगी तो मैं राजा कैसे कहलाऊँगा। इसलिए प्रजा सर्वोत्तम है, सबसे पहले प्रजा की इच्छा सबसे पहले होनी चाहिए। ईबो ने कहा, अच्छा प्रजा सबसे पहले, और मैं तो ये मानता हूँ कि प्रजा सबसे पहले होनी चाहिए, पर क्या प्रजा मानती है कि राजा सबसे पहले होना चाहिए? ईबो ने कहा, ईजान ने भी कहा, हाँ मेरी प्रजा मानती है, तुम्हें सबूत देखना है। ईजान ऐसा कहते हुए मुस्कुरा रहा था, एक टीजिंग स्माइल दे रहा था। ईबो इस बात से अनजान था कि यह टीजिंग स्माइल उसके लिए है या चैंग के लिए है। ईबो ने भी कह दिया, हाँ दिखाओ, कैसे दिखा सकते हो तुम कि तुम्हारी प्रजा तुम्हारा सम्मान करती है, मैं भी तो देखूँ। ईबो को ईजान अपने साथ खींच कर ले गया, साथ ही साथ चैंग को भी। उसने उन दोनों को एक अलग तरीके के कपड़े दिए जो कि नॉर्मल इंसानों की तरह हों। खुद ने भी वैसे कपड़े पहने, अपने जादू से अपना भेष बदला। अब वो लोगों का चेहरा भी ऐसा हो गया था जिसे कोई पहचान ना सके। वो सब लोग अब अपने राज्य में घूम रहे थे एक साथ। एक शराब की दुकान पर जाने के बाद ईजान वहाँ बैठ गया। वहाँ के एक आदमी को बुलाया और उससे थोड़ी बहुत बातें की। फिर उससे पूछा, एक बात बताइए, यहाँ के किंग है कैसे? कि मैंने सुना है कि वो। तभी उस इंसान ने कहा, वो बहुत अच्छे हैं, आप जानते नहीं, हमारे यहाँ के राजा बहुत अच्छे हैं। और वो ईजान के नाम के फूल बांधे जा रहा था, मतलब तारीफ़ों के फूल बांधे जा रहा था और बहुत कुछ ईजान के बारे में बता रहा था। ईबो तो बस शौक में था कि ये क्या हो रहा है, लेकिन फिर उसने कहा कि ये तो एक ही व्यक्ति है, और किसी से पूछेंगे। ईजान और ईबो और चैंग वहाँ से निकले। फिर वो लोग एक ब्रोथल में गए। वहाँ जाने के बाद भी वही सब कुछ हुआ। उन लोगों ने बातें की। वहाँ की औरतें ईजान की तारीफ़ करने से थक नहीं रही थी, ईजान के बारे में बहुत कुछ अच्छा बोले जा रही थी। फिर वो लोग गरीब वाली बस्ती में आए। गरीबों की बस्ती भी ईबो को अमीरों की बस्ती लग रही थी।
ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वहाँ पे कोई गरीब है। सबके पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े हैं, खाने के लिए अच्छा खाना है, दुकानें हैं, सब कुछ है, पर ये सान के अकॉर्डिंग गरीब थे। अब ईबो को समझ नहीं आया कि ये गरीब हैं किस हिसाब से। फिर भी सान ने उन लोगों से बातें की, चैंग ने भी की, ईबो ने खुद भी अकेले में रह जाकर उनको घूस देकर कुछ न कुछ झूठ बोलने के लिए कहा, पर उन लोगों ने साफ साफ इनकार कर दिया कि वो लोग मर जाएंगे लेकिन सान के खिलाफ एक शब्द नहीं कहेंगे। बाद में जब वो लोग महल लौट कर आए तब सान ने कहा, देखा ये है मेरा किंगडम और इसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारा किंगडम दिखाता हूँ। ईबो कंफ्यूज था, चैंग भी कंफ्यूज था। ईबो के साथ में जान ने ईबो और चैंग दोनों का हाथ पकड़ा और वहाँ से गायब हो गया। तुरंत ही वो ड्रैगन किंगडम में मौजूद हो गया। सामने एक शराब की दुकान थी। सान अपने किंगडम की तरह इस शराब की दुकान में गया। ईबो और चैंग वहाँ बैठे। वहाँ जाकर उन्होंने वहाँ के राजा के बारे में पूछा और उस व्यक्ति ने कितना कुछ बोला, ईबो तो बस शॉक था। उस बंदे ने बोला, राजा? काहे का राजा? किसी बात की चिंता ही नहीं है उसे। हाँ, और दूसरी बात, उसका भाई, वो सबसे बड़ा बेवकूफ़ है इस दुनिया का, निहायत ही बेवकूफ़। इसके बावजूद कि वो एक प्रिंस है, उसको लड़ना ढंगना कुछ भी नहीं आता है। एक तो एक इतने सारे ओमेगास की ज़िंदगी उसने बर्बाद की है आज तक। इसके अलावा उसे कुछ भी करना नहीं आता था। राजनीति की तो बात ही छोड़ो, वो तो भला हो उसके मेट का, जो कि समझदार निकला, इसलिए उस बिगड़े हुए राजकुमार को सुधार दिया। और अगर राजा की बात करें तो राजा भी पागल है। उसे ये समझ नहीं आता कि अब तक उसे एक रानी लेके आनी चाहिए थी, एक रानी के साथ शादी करनी चाहिए और हमें वारिस देना चाहिए, पर उसके पास तो दिमाग ही नहीं है। और वो बूढ़ा लान, हाँ, वो तो सबसे बड़ा पागल है इस दुनिया का। उसने तो शादी कर लेनी चाहिए थी, और चलो शादी नहीं की, क्लान को संभाला था, अब क्या कर रहा है? या अब तो उसके मॉन्क बन जाना चाहिए, राजपाट क्यों संभाल रहा है? और एक उसकी माँ है, उसकी माँ क्या क्या कांड करती रहती है ये भी किसी को नहीं पता है। ईबो ने पूछा, क्या कांड करती हैं वो? उस लड़के ने कहा, करती हैं, उसे रिस्पेक्ट भी मत दो, वो ना इज्जत देने के लायक ही नहीं है। तुम्हें पता है उसने कितना धन चुराया है महल से? महल वालों को तक नहीं पता। ईबो ने कहा, तुम्हें कैसे पता? तुम्हें नहीं पता, लेकिन वहाँ के दास दासियाँ उसे देखते रहते हैं, उसकी बातें सुनते रहते हैं। असल में वो कोई षड्यंत्र रच रही है, इसके लिए वो पूरा महल हथियाना चाहती है और महल के बहुत सारे ज़रूरी कागजात, बहुत सारे गहने जवाहरात, सब कुछ उसने बाहर बेचा है। इसके अलावा तुम्हें पता है वो राजकुमार के ऊपर काला जादू भी वो खुद करती है और इल्ज़ाम उस बेचारे प्रिंस पर लगा देती है। ईबो ने कहा, किस प्रिंस पर? अरे मेरा मतलब है किंग पर, वो है ना फीनिक्स किंग, उसके ऊपर लगा देती है। कोई समझता ही नहीं है क्योंकि महल वाले सारे पागल हैं। अपनी अच्छी खासी बेइज्जती करवाने के बाद ईबो उस ब्रोतल से, उस वाइन की शॉप से बाहर आया। देन सान उसे ज़बरदस्ती खींचते हुए ब्रोतल में ले गया। वहाँ पर औरतें बहुत ज़्यादा दुखी थीं, बहुत परेशान थीं, कुछ खुश भी थी लेकिन ज़्यादातर परेशान थी। ईबो का ध्यान इस तरफ कभी गया ही नहीं, ना ही उसके भाई का, कि वाइन शॉप्स में भी कुछ खराबी हो सकती है और ब्रोतल में भी लोग दुखी हो सकते हैं। ईबो ने वहाँ भी अपनी जमकर बुराई सुनी। सब लोग बस उसके बारे में बुराई किए जा रहे थे। उसके भाई की कुछ तारीफ़ें थीं कि उसके भाई ने बहुत अच्छा काम भी किया है, पर उसके बारे में एक भी तारीफ़ नहीं थी। उसके मेट की तक लोग तारीफ़ कर रहे थे। ईबो ने सब जगह यही सुना कि सब लोग उसके मेट को बड़ा पसंद करते हैं, पर ईबो को नहीं। देन चैंग, ईबो और जान वापस अपने किंगडम में आए। किंगडम में आने के बाद जान जिसने अपनी आंखें बंद की, फिर बाद में एक हंसी की गूंज उस महल के उस कोने में गूंज पड़ी। उस आवाज़ ने कहा, देखा तुमने, तुम्हारा किंगडम और मेरे किंगडम में कितना अंतर है। ईबो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा महसूस कर रहा था। उसे जेलसी भी हो रही थी जान से कि जान इतना अच्छा कैसे हो सकता है। वो उसके किंगडम में गया जिसे सब लोग हेट करते हैं। इसके बावजूद भी जान को सब लोग पसंद कर रहे हैं और उसके खुद के किंगडम में भी जान को सब लोग पसंद करते हैं। हालांकि जान के किंगडम में ईबो को भी सब लोग पसंद करते हैं, शायद इसलिए क्योंकि वो जान का मेट है। ईबो अपने ऊपर शर्मिंदा था कि उसे अपने किंगडम पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए था। अगर वो ध्यान देता तो बहुत कुछ संभल सकता था। उसके भाई ने भी ध्यान नहीं दिया क्योंकि वो बहुत छोटी उम्र से राजा बन गया था, लेकिन उसी छोटी उम्र से जान भी तो राजा था। जान को तो और भी ज़्यादा जिम्मेदारियाँ निभानी थी। फिर भी ईबो अपनी बातों में खोया हुआ था। तभी चैंग ने उसे हिलाते हुए कहा, ईबो तुमने इसकी बातों में मत आना, ये है ही ऐसा, सबको परेशान कर देता है, तुम्हें भी कर दिया ना। ईबो ने कहा, नहीं, उसने सच ही कहा है, वैसे भी मुझे किंगडम पर ध्यान देना चाहिए, मैं वहाँ का प्रिंस हूँ। सान ने कहा, देना चाहिए बिल्कुल, अब चलो हम लोग कमरे में चलते हैं, हाँ मैं बहुत थक गया हूँ। ईबो सान को खींच करके अपने कमरे में ले गया। फिर सान ने कहा, तुम क्या बात कर रहे थे मेरे भाई से कि क्या है सब लोग? तुम ना बिल्कुल बुरे नहीं हो, तुम बहुत अच्छे हो। फिर ईबो की जान बहुत ज़्यादा तारीफ़ करने लगा। ईबो को वो सीन याद आया जब उसने गाना गाया था,
उसके गाने की बातें भी उसने सुनी तो थी लोगों से, और उसने सान को नहीं बताई थी। ईबो ने कहा, सान, मेरा गाना कैसा था जो मैंने ड्रैगन किंगडम में तुमको सुनाया था? सान ने कहा, गाना बहुत अच्छा था। मैंने कहा था ना, तुम सिर्फ मेरे सामने गाना गा सकते हो और किसी के सामने नहीं। सान बहुत सिड्यूसिव वे में ये सब कुछ बोल रहा था। ईबो को सब समझ आ रहा था। ईसान उसका फटे बांस वाला गाना सुन सकता है और किसी और को नहीं सुनने देगा, क्योंकि सब लोगों का सर दर्द हो जाएगा। अब उसे समझ आ रहा है कि उस दिन उसका भाई क्यों उससे दूर दूर भाग रहा था और उसके अंकल क्यों उससे बोल रहे थे कि चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। और वहाँ पर लोग क्यों बहाने बना रहे थे उससे दूर जाने के लिए, जबकि सब लोग उसके पास आना चाहते हैं। ईबो सान के मुंह से अपनी और तारीफ नहीं सुन सकता था, झूठी तारीफ। ईबो वहीं बेड पर बैठ गया। वो उदास था, दुखी था। सान ने उससे पूछा, तुम्हें क्या हुआ है? ईबो ने भी कहा, तुम मेरी झूठी तारीफ करते हो। तुमने मुझसे झूठ कहा कि मेरा गाना अच्छा है, जबकि मैंने सुना था लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, और आज मैं सब कुछ जानकर आया हूँ। सान ने कहा, ईबो तुम दुखी क्यों होते हो? देखो, जो घटित हो चुका है उसे हम नहीं बदल सकते, लेकिन जो घटने वाला है उसे हम अब काम करके ज़रूर बदल सकते हैं। ईबो ने सान की तरफ देखा कन्फ्यूज़न में। सान ने कहा, मेरा मतलब है कि तुम क्यों ना अब अपने ऊपर काम करो, अपने क्लैन को संभालने के लिए बहुत कुछ करो, और इसके बाद में सब लोग तुम्हारी तारीफ़ करेंगे। कैसा है? सान ने ईबो से कहा। ईबो ने भी कहा, ये ठीक है। फिर सान ने एकदम से कहा, मेरी बहन 1 हफ्ते से वापस नहीं आई है। चलो ना, हम लोग ह्यूमन दुनिया में चलते हैं। इंसानों की दुनिया में मैं भी घूमना चाहता हूँ कि इंसान आखिर होते कैसे हैं और करते क्या हैं। मेरी बहन बड़ी बातें करती है उनके बारे में, मैं भी जानना चाहता हूँ। ईबो, क्यों ना हम लोग चलें? क्यों ना कल ही चलें? ईबो ने कहा, सान, तुम अभी 1 हफ्ते पहले ही वापस आए हो। 1 हफ्ते से तुम गायब थे। अब तुम अपने किंगडम को ऐसे ही छोड़कर चले जाओगे? सान ने कहा, ईबो, मैं वैसे भी बहुत कम ही बाहर जाता हूँ। कभी कभी तो मौका मिलता है। अपनी बहन को रंगे हाथे पकड़ने के बहाने से मैं खुद भी इंसानी दुनिया देख लूँगा। वैसे भी मैं कौन सा रोज़ रोज़ घूमने जाता हूँ? ईबो ने भी कुछ देर सोचा, फिर कहा, बात तो सही, वो भी कौन सा रोज़ रोज़ घूमने जाता है इंसानी दुनिया में। वो भी तो एक बार जाने वाला था, पर गया नहीं, गलती से यहाँ आ गया था। उसे भी देखना है क्या कि इंसानी दुनिया होती कैसी है, जिसके बारे में सान इतनी बातें करता है। फिर ईबो ने भी जैसे तैसे करके हामी भर दी कि वो लोग दूसरे दिन इंसानी दुनिया में जाएंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सॉरी, कैसे रहा पार्ट? जो भी हो, जैसा भी हो, कमेंट ज़रूर करना। एंड फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखना।